आज हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेके 1990 तक। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पास कौन सा ऐसा मॉडल था जिसको वो अपना सकता था। ब्रिटेन और अमेरिका, ये दोनों की पॉलिसी इंडिया के पास थी कि क्या हम इस पॉलिसी को अपनाएं। तो भैया गवर्नमेंट ही प्लानिंग करती है कि संसाधनों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। योजना आयोग एक ऐसा आयोग जो क्या करने वाला है, जो सिर्फ और सिर्फ प्लान करने वाला है कि देश की इकोनॉमी कैसे अच्छी होगी। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और बहुत बढ़िया लेक्चर में। आज हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेके 1990 तक। भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेके 1990 तक, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। अब देखो यार, कहानी क्या है। ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हमें कवर करनी पड़ती हैं। जैसे हमें जो है कवर करना पड़ता है कि हमारा जो 1950 के बाद 1950 के बाद जो योजना आयोग बना, प्लानिंग कमीशन बना, उसने क्या क्या काम किया, पहला टॉपिक। उसके उद्देश्य क्या रहे, भारत के उद्देश्य क्या रहे, भारत के आर्थिक मॉडल क्या थे, वो हम बात करने वाले इस चैप्टर में। इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं कि आजादी के बाद कृषि कैसी रही। सर ये तो साहब ने पहले भी बात कर रखी है ना चैप्टर 1 में। ना चैप्टर 1 में हमने बात कर रखा था कि आजादी के टाइम पे हमारे देश में कृषि कैसी रही। अब हम पढ़ने वाले हैं कि आजादी के बाद हमारे भारत में जो है कृषि कैसी रही, उसमें कौन कौन से जो है रिफॉर्म्स आए, कौन कौन से बदलाव आए, वो हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि आजादी के बाद जो है भारतीय उद्योग कैसे रहे, हमारी इंडस्ट्री कैसी रही, हमने इंडस्ट्रीज के लिए कोई पॉलिसी अपनाई, कोई नीति अपनाई या नहीं अपनाई, या हमारा आज भी इंडस्ट्री वैसी ही है जैसे 1950 में थी, वो हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि आजादी के बाद जो हमारा विदेशी व्यापार था, फॉरेन ट्रेड था, उसमें कितना चेंज आया। क्या आज भी हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, क्या आज भी हम रॉ मटेरियल भेजते हैं, कहीं क्या इंडिया ने कोई नई पॉलिसी अपनाई इसको ठीक करने के लिए। तो भैया ये सारी चीजें जो है हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पास कौन सा ऐसा मॉडल था जिसको वो अपना सकता था। तो भारत के सामने 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन कि वो जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सारी पावर जो है पूंजीवादियों के हाथ में हो, मतलब अमीर लोगों के हाथ में हो। मतलब भैया सब कुछ प्राइवेट कंपनियां, निजी कंपनियां करें, सुई से लेके हवाई जहाज तक सब कुछ प्राइवेट बंदा बनाएगा। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। अभी हम तसल्ली से पढ़ने वाले हैं वैसे इसके बारे में। फिर आता है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में यह था कि सब कुछ सुई से लेके हवाई जहाज तक सब कुछ जो है सरकार करेगी, सरकार तय करेगी। क्या हम इस अर्थव्यवस्था को अपनाएं? और तीसरा है कि हम जो है प्लस कर ले, प्लस इन द सेंस कि भैया पूंजीवादी भी ले ले और समाजवादी भी ले ले। तो भैया इंडिया ने किसको अपनाया और तीनों मॉडल में क्या कौन कौन सी कमियां थी, कौन कौन से लाभ थे, उस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक ऐसी प्रणाली जिसमें सभी उत्पादन के साधन, भूमि, श्रमिक, पूंजी निजी स्वामित्व में होते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, क्या? निजी स्वामित्व। पर्सनल जो पर्सन होता है ना, उसके पास सारी पावर होती है, ठीक है, प्राइवेट जैसे कहते हैं। और सभी आर्थिक निर्णयों के पीछे मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ओके, तो यहां पे 2 बातें आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कि भैया क्या होता है पूंजीवाद, पहला इजिकल टू, पहला पॉइंट है पूंजीवाद जहां पे निजी स्वामित्व होता है। क्या होता है भैया? निजी स्वामित्व होता है। अच्छा ये ठीक है, टिक। और क्या होता है? दूसरी बात, इसमें जो है लाभ मेन उद्देश्य होता है, लाभ जो है मेन जो है फोकस होता है, ठीक है, लाभ कमाना मेन उद्देश्य होता है, ठीक है जी। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इन जगहों पे जो है हमारा कैपिटलिस्ट या पूंजीवाद अर्थव्यवस्था थी। अच्छा, क्या विशेषताएं, जैसे हमने बात की, बहुत देख लेते हैं क्या क्या विशेषता होती हैं। निजी स्वामित्व होता है, लाभ प्रेरणा होती है,
बाजार तंत्र इन द सेंस कि भैया कीमत जो है ना मांग और पूर्ति डिसाइड करते हैं। मांग और पूर्ति भैया हम अभी भविष्य में पढ़ने वाले हैं माइक्रो में, तो मांग और पूर्ति जो है कीमत डिसाइड करते हैं। उपभोक्ता कंज्यूमर को जो है सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि भैया आप देख सकते हो जहां पे आप बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ, होटल में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, आपको कंज्यूमर सोविगेनिटी, कंज्यूमर प्रभुत्व बहुत देखने को मिलता है। तो भैया ये जो है उसके कुछ लाभ है। अच्छा जी, और फायदे, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन, मतलब भैया न्यू चीजें आती हैं। क्या आपके साबुन में नमक है? नए डैश में नमक है। तो कहने का मतलब क्या है, नई नई चीजें आती हैं, प्रोत्साहन मिलता है कि यार मुझे भी उससे ज्यादा पैसे कमाने हैं। संसाधनों का कुशल उपयोग होता है, अपना बेस्ट करता है इंसान, क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या है? उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना। तो जब प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव है तो वो अपना बेस्ट देगा। इसके अलावा वस्तुओं और सेवाओं पे व्यापक विविधता, इन द सेंस वही सेम चीज कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ जाएंगी कि भैया ये पियो तो भैया डर के आगे जीत हो जाएगी, इसको यूज करो तो भैया आप जो है तारो तारो ताजा हो जाएंगे। तो विभिन्नताएं आ जाती है बहुत सारी। नुकसान भी है, वो ये कि भैया अमीर गरीब के बीच का गैप बढ़ जाता है। और क्या नुकसान है भैया? सामाजिक कल्याण जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब की उपेक्षा नहीं होती। मतलब लोग कहते हैं यार, मतलब होती तो है पर गवर्नमेंट करती नहीं है, ठीक है, मतलब समाज सेवा नहीं हो पाता कुल मिला के। तो इंडिया के सामने अमेरिका और ब्रिटेन, ब्रिटेन ऐसा देश जिसने हम पे 100 साल राज किया, अमेरिका की तरह ब्रिटेन और अमेरिका, ये दोनों की पॉलिसी इंडिया के पास थी कि क्या हम इस पॉलिसी को अपनाएं। एक काम करते हैं, ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी क्या था भैया इंडिया के पास? ऑप्शन बी था समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म। अब इसमें क्या होता है, नाम में छुपा हुआ है समाज, यानी समाज के लिए। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार सभी संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण करती है। वहां पे क्या था? सभी संसाधन किसके हाथ में होंगे? निजी पर्सन के हाथ में। दूसरा पॉइंट क्या था? वहां पे मेन मोटिव क्या होगा? लाभ कमाना। यहां पे मेन मोटिव क्या है? समाज कल्याण करना। तो भैया ये जो है आपको याद रखना है। इसके दो एग्जांपल, पूर्व सोवियत संघ, यूएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, जिसे जो आज के टाइम पे रशिया बना हुआ है, उत्तर कोरिया, ठीक है, पहले चाइना भी था, चीन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था में आता है। इसकी मुख्य विशेषता भैया, पहले वहां पे निजी स्वामित्व था, यहाँ पे राज्य स्वामित्व है। राज्य इन द सेंस गवर्नमेंट कंट्रोल है। इसके बाद लाभ की प्रेरणा नहीं होती, समाज कल्याण की प्रेरणा होती है। इसके बाद केंद्रीय नियोजन, केंद्रीय इन द सेंस गवर्नमेंट, नियोजन इन द सेंस प्लानिंग। तो भैया गवर्नमेंट ही प्लानिंग करती है कि संसाधनों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। केंद्र पर मतलब वही सेम चीज, केंद्र लोग तय करते हैं सब कुछ। उपभोक्ता स्वतंत्रता नहीं, उपभोक्ता को भैया टूथपेस्ट में नमक चाहिए या उपभोक्ता को टूथपेस्ट में जो है बबूल चाहिए, ये दोनों ही चीजें नहीं मिलेंगी। जो गवर्नमेंट देगी वही मिलेगा, चाहे वो दंत मंजन ही क्यों ना हो। तो कंज्यूमर की बहुत ज्यादा विभिन्नताएं नहीं मिलती हैं, ठीक है जी। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। एक बार लाभ हानि देख लेते हैं। सामाजिक कल्याण तो अच्छा हो जाता है, शोषण नहीं होता है, भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान अच्छा मिल जाता है। लेकिन नुकसान क्या है? व्यक्तिगत प्रेरणा कि मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है, वो नहीं हो सकता। और भी नवचार, नई चीजों की कमी हो जाती है, ठीक है, नवाचार की कमी हो जाती है। अत्यधिक सरकारी नियंत्रण हो जाता है, नौकरशाही और अक्षमता इन द सेंस करप्शन, भ्रष्टाचार फैल जाता है। तो भैया ये जो था एक नेगेटिव पॉइंट था। अब इंडिया के सामने दो ऑप्शन थे कि क्या वो सामाजिक कल्याण पे जाए जहां पे सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में हो, या वो जो है प्राइवेट लोगों के पास है, जो सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में। नेहरू जी का पर्सनल मानना था गो विथ सामाजिक कल्याण, सोशलिज्म, समाजवाद, यहां चलते हैं, सब कुछ हम करेंगे। कुछ लोगों का कहना था सर जी सब कुछ कैसे कर लोगे, पैसा है इतना। हाँ ये भी ठीक है, तो एक काम करते हैं सब कुछ प्राइवेट लोगों को करवाते हैं। अरे मालिक प्राइवेट लोग कहां से पैसा लाएंगे, इतना इतना देसी अमीर नहीं है, फिर क्या करें? वी आर इंडियंस, हम बीच का रास्ता अपना ही लेते हैं। तो भैया एक बीच का रास्ता आ गया, इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पे दोनों चीजें होंगी, कुछ चीजें गवर्नमेंट के हाथ में और कुछ चीजें प्राइवेट लोगों के हाथ में। एक ऐसी प्रणाली जहां पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विशेषताएं मिलकर चलती हैं। इस मॉडल में निजी क्षेत्र भी होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों साथ साथ काम करते हैं। जैसे भारत हो गया, फ्रांस हो गया, ब्राजील हो गया। भारत इसका बहुत जीता जागता एग्जाम्पल है। आज के टाइम पे चाइना भी इसी में जी रहा है, ठीक है। तो भैया ये जो है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें कुछ बात कर लेते हैं भैया। मुख्य विशेषता है
सह अस्तित्व इन द सेंस दोनों का अस्तित्व होता है, सब साथ में काम करते हैं। सरकारी भी होता है भैया, मतलब सब बाजार पे, मार्केट पे सरकार भी कंट्रोल करती है और प्राइवेट बंदे भी उस पर कंट्रोल करते हैं। योजनाएं जो है मिलकर बनाई जाती हैं। उपभोक्ता स्वतंत्रता पर नियंत्रण होता भी है, नहीं भी होता है। कई बार कंज्यूमर को रोक लिया जाता है, कई बार कंज्यूमर को नहीं रोका जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मार्केट जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के आसपास चलती रहती है। तो इंडिया ने जो है ये रास्ता अपनाया कि ना ही बहुत ज्यादा हमारे पास पावर है 1950 में कि हम इकोनॉमी को खुद चला सके, ना ही प्राइवेट लोगों के पास बहुत ज्यादा पावर है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों मिक्स करके इकोनॉमी को चलाते हैं। क्लियर है यहां तक बात? आगे बात करते हैं। अब 1950 ओए होए देख रहे हो एआई 1950 में हमारे इंडिया में बना योजना आयोग प्लानिंग कमीशन। भैया इससे बढ़िया चीज इंडिया में कुछ नहीं हुई थी उस वक्त, मतलब सबसे बढ़िया चीज थी ये योजना आयोग बनाना, प्लानिंग कमीशन बनाना। प्लानिंग कमीशन 1950 में बना। अब नाम में छुपा हुआ है योजना आयोग, एक ऐसा आयोग जो क्या करने वाला है, जो सिर्फ और सिर्फ प्लान करने वाला है कि देश की इकोनॉमी कैसे अच्छी होगी। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ प्लान करने वाला है। यस, तो योजना आयोग भारत सरकार द्वारा 1950 में स्थापित किया गया था, जिसमें पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स आए थे, जो भी बताने वाला हूं क्या होने वाले हैं। सर बता ही दो क्या होने वाले हैं, सुन ही लो क्या होते हैं। तो जब प्लानिंग कमीशन आया 1950 में, तो उसने सोचा यार हमें जो है ना देश के विकास के लिए ना संसाधनों को सही तरीके से बांटना पड़ेगा। अब संसाधनों को अगर सही तरीके से बांटना पड़ेगा तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भैया संसाधनों का यहाँ इस्तेमाल होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ इस्तेमाल होगा। तो प्लानिंग करने के लिए हमें एक कमीशन बनाना पड़ेगा। बना लिया भैया। जब बना लिया गया तो सबसे पहला प्लान ये हुआ कि हर बार 5 साल के लिए हम प्लान करेंगे। क्या करेंगे भैया? हर बार 5 साल के लिए प्लान करेंगे। अच्छा ये भी देख लेते हैं एक बार, ये 15 मार्च 1950 में बना था। ठीक है, भारत सरकार करता है, प्रधानमंत्री इसका मेन हेड होता है। ठीक है, उसके बाद ये गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक संस्था होती है। मतलब संविधान में नहीं लिखा गया कि भैया नीति आयोग वो बनेगा प्लानिंग कमीशन। हाँ, नीति आयोग ये अभी नहीं आना चाहिए, इसके बाद पढ़ेंगे। ये भी अभी नहीं आना चाहिए, इसके बाद पढ़ेंगे। यस, तो भैया सबसे पहली चीज क्या रही? सबसे पहली चीज रही कि भैया हम लोग बनाएंगे क्या? हम लोग बनाएंगे 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजना। और कहां से लिया ये प्लान? ये हम लोगों ने लिया यूएसएसआर से। ठीक है, अब ये जो प्लान था, इस प्लान में ये था कि हम लोग 5 साल के लिए प्लान करेंगे। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से लेकर 1956 तक रही। इसमें मेन बात क्या रही? हमारा मेन फोकस रहा कि हम कृषि पे, सिंचाई पे, भूमि पे काम करेंगे। इस मॉडल को होरान-डोमोर मॉडल भी कहा जाता है, जो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। वृद्धि जो है 6.3% हुई थी, लक्ष्य 2.1 का था। अच्छा हुआ था, नो डाउट। खाद की कमी हो गई थी, ठीक है, और शरणार्थी पुनर्वास, मतलब देखो ना अभी देश आजादी हुआ है तो शरणार्थियों की प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम तो चल ही रही थी। ठीक है, तो ये हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनाया। अब देखा जाए तो जब 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना चली, तो भैया वो कब तक चली? वो 2017 तक चली। सर 2017 तक लास्ट चली। ठीक है, लास्ट पंचवर्षीय योजना 12वीं, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2017 तक चली। ठीक है, लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना 2015 में ही एक नई चीज हो गई। क्या हो गई? 2015 में नीति आयोग बना। क्या बना भैया? नीति आयोग। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? कुछ नाम भैया, चाहे आप हिंदी मीडियम में हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो, कुछ चीजों की फुल फॉर्म आपको इंग्लिश में ही याद रखनी चाहिए, नंबर नहीं कटते इंग्लिश में फुल फॉर्म लिखने के। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है भैया? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, मैं लिख लेता हूं यहां पे, नेशनल, नाम ऐसे याद रखना आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भैया, ये जो है नीति आयोग की फुल फॉर्म थी। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, आखिरी प्लानिंग कब बना? 2017 में आखिरी प्लानिंग खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन 2 साल पहले जो है ये बन गया था नीति आयोग। ठीक है जी, तो नीति आयोग क्यों बना? इसका मेन मोटिव क्या था? 1 ईयर प्लान। इसका मेन मोटिव अब यहां समझ लो क्या, कि हम जो है 1 साल के प्लान पे फोकस करेंगे, 5 साल के प्लान पे फोकस नहीं करेंगे। तो ये नीति आयोग का आज के टाइम पे मेन मोटिव ये है। ठीक है, और ये नो डाउट अभी भी कौन देखता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी जी देखते हैं इसको। ठीक है जी, इसके बाद
एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये 1952 में बन गया था। बेसिकली ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब क्या है कि वे यही सारे काम करते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये प्लानिंग नहीं कर रहा है, ये देश का डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है, नेशनल डेवलपमेंट, देश का विकास पे। तो क्या करता है भैया, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना से संबंधित निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मतलब जो यहाँ पे केंद्र गवर्नमेंट ने कहा है, फॉर एग्जांपल मोदी गवर्नमेंट ने कहा है, वो रेखा जी जो है कितना मानती है कितना नहीं मानती, इसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। कौन? एनडीसी। मतलब जो इन्होंने प्लानिंग किया उनको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, या इन्होंने जो कहा है वो देखना पड़ेगा। तो ब्रिज का काम करता है एनडीसी, ठीक है, मेन काम यही करता है। वो प्लानिंग है, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, ये सब प्लान करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव कौन करता है? ये कब स्थापना हुई थी? 1952 में। एग्जाम में कई बार आता है, लिख लेना पीएमए। पीएमए बोले तो पेपर में आएगा। आगे बात करते हैं भैया, आगे बात करते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसपर हमने फोकस किया उद्योगों पे। अब यहां पे मुझे पर्सनल, ये मेरा पर्सनल सोच है कि ये थोड़ी सी गलती हो गई। कैसे कि जब पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पे थी, तो या तो हमें कृषि पे ही फोकस करना चाहिए था, या पहली पंचवर्षीय योजना में हमें उद्योगों पे फोकस कर देना चाहिए था। पर हमने पहले पे फोकस किया कृषि पे, और सेकंड में फोकस किया उद्योगों पे, ठीक है। इसे नेहरू और महालनोबिस प्लान भी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। महालनोबिस कौन थे भैया? पीसी महालनोबिस जो थे, क्या नाम बताया भैया मैंने? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जो थे वो इंडिया के बिगेस्ट इकोनॉमिस्ट थे 1950 के टाइम पे, ठीक है जी। तो ये इतने बिगेस्ट इकोनॉमी थे। इन्होंने ही 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, ये सारी जो है पॉलिसी इन्होंने ही ब्लूप्रिंट करवाई थी। तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो इनके ही उससे आया था, तो इसे नेहरू एंड महालनोबिस प्लान भी बोलते हैं, ठीक है जी। इनका मेन काम क्या था कि हम जो है पब्लिक सेक्टर को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फैलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। भाखड़ा नागल डैम भी जो है इसी द्वारा बनाया गया था, बहुत सारे प्रोजेक्ट इसी द्वारा बनाए गए थे, पर ज्यादा वृद्धि नहीं हो पाई। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान जो है असफल हो गया था। इसके पीछे की ये रही कि 1962 में जो है इंडिया चाइना वॉर हो गया, 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया, और गंभीर सूखा पड़ गया था, तो ज्यादा जो है अच्छे से हमारा प्लान नहीं चला। इसके बाद 1966 से लेके 1969 तक इंडिया में जो है प्लान हॉलीडे बना। प्लान हॉलीडे मतलब क्या था? हॉलीडे भैया, इन 3 साल जो है इंडिया में कोई प्लान नहीं किया गया। ये प्लान हॉलीडे याद रखना, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है जी। इसके बाद बहुत सारे 12 प्लान बने हैं। अब सारा याद करने की जरूरत टेक्निकली नहीं है, पहला याद करो, दूसरा याद करो, तीसरा याद करो, उसके बाद फिर प्लान हॉलीडे तक बात करके खत्म कर दो। आगे बात करते हैं भैया, योजना अवकाश मैंने बता दिया। अब भैया हमारे इकोनॉमी में एक वर्ड यूज कर लेता हूं, हमारे इकोनॉमी में जितना भी ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव इन द सेंस उद्देश्य, कि हमारे मेन उद्देश्य क्या है, हम कैसे जो है इकोनॉमी को अच्छा कर सकते हैं, कुछ मेन बातें बता दो। मतलब प्लानिंग कमीशन जब बना होगा, जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी 5 ईयर प्लान आए होंगे, एनडीसी आई होगी, उसने कुछ तो सोचा होगा कि इकोनॉमी में ये चीजें करनी है। वो कुछ क्या सोचा था? वो सोचा था जेम्स, GEMS, जेम्स। सर क्या होता है ये जेम्स? तो यहां पे मैंने जानबूझ के स्पेस को किया ताकि मैं बस समझा सकूं। ये जेम्स होता है ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। तो सर आप हिंदी में बताओ ना? बिल्कुल हिंदी में बताऊंगा, लेकिन ये याद रखने के लिए, क्योंकि जेम्स हिंदी में नहीं हो सकता कुछ, ठीक है। तो ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, ये जो है आपका जेम्स है, जो हमारा मेन उद्देश्य था। अब बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो भैया मेन उद्देश्य क्या थे? जीडीपी वृद्धि। आप जीडीपी को जीडीपी बोलते हैं या एक और चीज बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। तो या तो आप लिख दो जीडीपी में वृद्धि, या लिख दो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। इसके बाद समानता, न्यायपूर्ण वितरण, ठीक है। उसके बाद आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता। तो भैया ये जो है हम लोगों के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। आप एग्जाम में लिख के आएंगे, पेपर में आता है, पेपर में आता है भैया, ये ध्यान रखना। क्या कि भारत में ये जो भी योजनाएं थी, या जो भी जो है नियोजन थे, उनका मेन उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य वर्ड जरूर आता है, आर्थिक योजना का उद्देश्य। आगे बात करते हैं भैया, ठीक है। नेक्स्ट
वही सेम चीज जीडीपी ग्रोथ। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था भैया कि हम किसी भी तरीके से जो है देश की जीडीपी में वृद्धि करें, देश का विकास करें जीडीपी के थ्रू, क्योंकि यार अगर देश ही ग्रो नहीं होगा तो जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो कोई फायदा नहीं है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था तब से लेके आज तक, हर दिन हर वक्त सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि देश की जीडीपी बढ़ाना है, देश के गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाना है। ठीक है जी, ये मेन फोकस था। इसके बाद अब भैया जीडीपी बढ़ा ली तो ऐसा नहीं है कि भैया अमीर गरीब के बीच का गैप बढ़ा दोगे, नहीं नहीं नहीं। दूसरा पॉइंट क्या था कि ग्रोथ विथ इक्विटी, मतलब समानता आनी चाहिए, अमीर गरीब यानी रिच और पुअर इनके बीच का जो गैप है वो कम होना चाहिए। तो मेन काम क्या था भैया, इक्वालिटी का मतलब क्या है कि आय, संपत्ति, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सब जो है बराबर अगर नहीं हो पा रहा एटलीस्ट कम तो हो जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बंदा मर्सिडीज में घूम रहा है और दूसरा बंदा जो है चल भी नहीं पा रहा है, इतना भी ना हो, अगर एक मर्सिडीज में घूम रहा है दूसरा बीएमडब्ल्यू में घूम ही ले, ठीक है, देख रहे हो। तो यहाँ पे जो है गैप एटलीस्ट कम हो, ये हमारा मेन फोकस था। अमीर और वंचित वर्ग तक भी सारी फैसिलिटीज पहुंचे, ये हमारा दूसरा मोटिव था। आगे मतलब भारत ने क्या क्या किया है इस चीज को ठीक करने के लिए, तो गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाने के लिए बहुत सारे प्लान किए हैं, योजना बनाई है, सब्सिडीज दी है, सामाजिक कल्याण काम किया। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं कह दूं कि भैया इक्वालिटी लेके आओ, इक्वालिटी लेके आओ, अरे दो तो सही इक्वालिटी। तो इक्वालिटी देने के लिए हम लोगों ने क्या किया, गरीबी हटाने का काम किया। हम लोगों ने क्या किया, हमने योजनाएं बनाई है ताकि गरीबों को फायदा हो। हमने क्या किया, हमने सब्सिडीज दी है ताकि गरीबों को फायदा है। हमने क्या किया, हमें सामाजिक न्याय दिया है ताकि गरीबों को फायदा हो। ठीक है जी। इसके अलावा आधुनिकीकरण, भैया टेक्नोलॉजिया बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया हम पिछड़े रह जाएंगे अगर हमने कॉम्पिटिट नहीं किया कैपिटल गुड्स में दुनिया के साथ। तो दूसरा मेन मोटिव क्या था कि भैया अपनी जीवन शैली में, दृष्टिकोण में, नजरिए में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, मतलब सिर्फ 3-4 चीजें, क्या क्या, एजुकेशन हो, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड हो, ठीक है जी, वर्क हो, इन तीनों में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। क्या क्या भैया, दृष्टिकोण, लिविंग स्टैंडर्ड, मूल्य, वैल्यूज, जीवन शैली, लाइफस्टाइल, ये सब में जो है आपके क्या होनी चाहिए, यहाँ पे प्रगतिशील सोच होनी चाहिए। यहाँ पे जो है खेतों में तकनीक होनी चाहिए, उद्योगों में तकनीक होनी चाहिए, शिक्षा प्रणाली में तकनीक होनी चाहिए, शासन में सुधार होना चाहिए। हर एक चीज, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उद्योग हो, कृषि हो, हर जगह आधुनिकीकरण होना चाहिए। मतलब कल से बेटर, कल से बेटर हो तो आप कहां हो, टेक्नोलॉजी के साथ हो। तो भैया कल से बेटर होना चाहिए, ये हमारा तीसरा मोटिव था। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज भी हम मोदी जी या देश की गवर्नमेंट कहती है, क्या क्या कहती है भैया, आत्मनिर्भर भारत। आ गया, यस, आत्मनिर्भर भारत, कि भैया हमें जो है भारत को सेल्फ रिलायंस बनाना पड़ेगा। ऐसा बनाना पड़ेगा भैया जिसमें हर कोई अपने लिए डेवलप कर सके। तो भैया आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है, वस्तु, तकनीक, वित्तीय सहायता के लिए विदेशी देशों पर निर्भर ना रहना पड़े या कम रहना पड़े। इसका उद्देश्य होता है देश अपनी आवश्यकताओं की पूरा खुद कर ले, मतलब खुद सब कुछ बना लेना, खुद सब कुछ कर लेना, ऐसे बोलते हैं सेल्फ रिलायंस। भैया सब कुछ बाहर से ना मंगा के खुद भी बना लिया, खुद भी गुड्स एंड सर्विसेज में रोल प्ले कर लिया। ये भी हमारा चौथा इंपॉर्टेंट काम था। तो हमने क्या क्या बताया, GEMS, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। आगे बात करते हैं भैया, वही आत्मनिर्भरता है ये। अब दूसरा पॉइंट आ गया, ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टॉपिक है कृषि। हमारे भारतीय कृषि में क्या रहा, देखो यार अब क्या रहा उस पर एक बार बात कर लेते हैं। अगर हम कृषि की बात करते हैं तो यहां पे ना 2 लाइन खींच देता हूं मैं, 2 लाइन इन द सेंस, पहले और फिर बाद में। पहले भाई, पहले हमारी कृषि में कुछ कमियां थी, क्या, जैसे लो प्रोडक्टिविटी थी, उत्पादन कम था, बारिश पर निर्भर थे। जब अब पहले इन द सेंस 1947 से पहले, ठीक है, जमींदारी प्रथा थी, ठीक है, फोर्स कमर्शियलाइजेशन था, जबरदस्ती खेती कराते थे, ठीक है, और एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा ब्लीक था, खराब था, ग्रोथ नहीं था। आजादी के बाद क्या रहा, अब आजादी के बाद यही सेम चीज कॉपी पेस्ट हो गई, सेम वर्षा पे निर्भर रहे हम लोग। ये थोड़ा ना कि आजादी का सब कुछ चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी थोड़ा चेंज हुई है, लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हुआ, एग्रीकल्चर का सब कुछ सेम रहा, बारिश पे निर्भर रहे, बस जमींदारी प्रथा खत्म हो गई होगी, ठीक है, फोर्स कमर्शियलाइजेशन खत्म हो गया होगा, 2 चीजें खत्म हो गई, बाकी लो प्रोडक्शन, ठीक है, हेक्टर में कमी, छोटे छोटे जमीन, ये सब तो प्रॉब्लम चलती रही थी। अब इंडिया ने ना
इस पे काम किया, लिटरली एग्रीकल्चर पे बहुत काम किया गया। इंडिया ने दो बड़े बड़े काम किए। सबसे पहला, ये जितने भी प्रॉब्लम्स थी इसको सॉल्व करने के लिए एक रिफॉर्म लेके आए, नीति लेके आए, एक जो है बहुत बड़ा चेंजेस लेके आए। वो रिफॉर्म तीन प्रकार के थे, तीन प्रकार के रिफॉर्म। सबसे पहला रिफॉर्म टेक्निकल रिफॉर्म, तकनीकी रिफॉर्म, ठीक है जी। दूसरा रिफॉर्म इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, तीसरा रिफॉर्म जनरल रिफॉर्म। एक एक करके हम सब पे बात करेंगे। आइए, सबसे पहला भारत में कृषि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, सुधार क्या रहा? सबसे पहला सुधार रहा भैया टेक्निकल, ठीक है, उद्योगों वाला, औद्योगिकीकरण। 1960 के दशक में हरित क्रांति अपनाई गई। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन रहा जिसने खेती को बिल्कुल इंटायरली चेंज कर लिया। तो भैया ग्रीन रेवोल्यूशन अपनाया गया। HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। इसके साथ साथ भैया गेहूं, धान जैसे फसलों में पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, इन पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन सब में जो है बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। तो हमारी जो है एग्रीकल्चर अच्छी हो गया, सिर्फ किसकी वजह से? अच्छे बीजों का इस्तेमाल करने की वजह से। तो सबसे पहला क्या किया टेक्निकल में? हमने ये किया। इसके बाद क्या किया भैया? हम लोगों ने साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट किया, वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन का उपयोग, इन द सेंस कि भैया साइंस क्या कहता है इस जमीन पे कौन सी खेती होनी चाहिए, हमने उस पे काम किया है कि खेती में जो है आधुनिकीकरण और वैज्ञानिकीकरण लेके आए हैं, ठीक है जी। इसमें क्या क्या बातें थी? इसमें थी कि भैया फसल चक्र जो होगा, इन द सेंस एग्रीकल्चर साइकिल की, एक बार खेती किया फिर कितने महीने बाद करनी है, फिर कितने महीने बाद करनी है, फिर गैप कितना देना है, फिर, तो इसे बोलते हैं एग्रीकल्चर चक्कर। इसमें जो है हमने ठीक करने के लिए, लोग क्या करते थे, पहले खेती किया, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद दोबारा कर दिया, पर हमने प्रॉपर जमीन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से एग्रीकल्चर साइकिल बनाया कि यार इतने दिन का, इतने महीने का गैप होना चाहिए ताकि मिट्टी क्वालिटी, उर्वरकता बढ़ सके। मृदा परीक्षण, हम लोगों ने मिट्टी का टेस्ट लिया कि भैया मिट्टी की क्वालिटी क्या कहती है, इसमें कितनी कमियां हैं, क्या ठीक कर सकते हैं। हम लोगों ने समय पर बुआई और कटाई की कि भैया ये सही टाइम होना चाहिए काटने का, ये सही टाइम होना चाहिए बोने का, ठीक है, वो हमने साइंटिफिक तरीके से किया। हम लोगों ने फसल में उच्च अंतराल किया, इन द सेंस कि भैया एक बहुत परफेक्ट गैप की, भैया 3 महीने का गैप या 2 महीने का गैप जो भी है वो प्रॉपर देख के हम लोगों ने किया। तो हम लोगों ने जो है आजादी के बाद खेती में क्या लेके आए? साइंस लेके आए, वैज्ञानिकीकरण लेके आए। इससे क्या हुआ? इससे हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा और डेवलप हो गया। आगे बात करते हैं भैया, हमने कीटनाशकों का, उर्वरकों का मशीनीकरण का प्रयोग किया, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक और पेस्टिसाइड इनका इस्तेमाल किया कि देखो यार बहुत सारी फसलें होती भी थी पर कीड़े खा जाते थे, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए कीटनाशक दवाइयों का हम लोगों ने इस्तेमाल किया, ठीक है। मिट्टी में रासायनिक उर्वरक बनाए, इन द सेंस जो वो होते हैं पेस्टिसाइड, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसमें जो है केमिकल हम लोगों ने यूज किया कि भैया मिट्टी की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो है रसायन का इस्तेमाल किया ताकि इसकी क्वालिटी बढ़ सके, ठीक है जी। इसके बाद हम लोगों ने ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल जैसी मशीनों का इस्तेमाल किया। तो हमने मशीनों का भी प्रयोग किया ताकि भैया अच्छे तरीके से जो है हमारा एग्रीकल्चर ठीक हो सके। अब यहाँ पे कुछ बात हमने क्या किया एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला रिफॉर्म क्या रहा? टेक्निकल रिफॉर्म। क्या रहा भैया? टेक्निकल रिफॉर्म। अब इसमें हमने क्या, इसमें एक मैनिमोनिक यूज कर लेते हैं, उपयोग, उपयोग, ठीक है, उपयोग, यूज। क्या यूज? पहला उपयोग, कौन सा उपयोग किया था हम लोगों ने? सबसे पहला उपयोग मशीन का, ठीक है जी। दूसरा उपयोग क्या किया हम लोगों ने? दूसरा उपयोग किया साइंस का, साइंटिफिक, क्या लिख रहा हूं मैं, साइंटिफिक फार्म। तीसरा उपयोग क्या किया हम लोगों ने? तीसरा उपयोग किया हम लोगों ने इंसेक्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, कीटनाशक जिसे बोलते हैं, इसका इस्तेमाल किया। और क्या हमने यूज किया? हमने ट्रैक्टर यूज किए, हम लोगों ने जो है टेक्नोलॉजी यूज की, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों ने इसमें यूज किया, यूज ऑफ, उपयोग किया इन सब चीजों का। ये हमने सारे पॉइंट्स पढ़े अभी हम लोगों ने, ठीक है। आगे हमने जो है एक और चीज लिख सकते हैं, यूज ऑफ HYV सीड्स, ठीक है, हम लोगों ने जो है इसका भी इस्तेमाल किया, ठीक है जी। तो ये जो है आपका पहला रिफॉर्म था। दूसरे रिफॉर्म की बात कर लेते हैं। दूसरा रिफॉर्म था भैया भूमि सुधार, संस्थागत उपयोग, ठीक है। अब इस भूमि सुधार में जो है एक मैनिमोनिक में देता हूं, AI C+C+RR,
इंग्लिश में है ये पर कोई नहीं। एआई इन द सेंस इंटरमीडिएट, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट इन द सेंस मध्यवर्ती लोगों को हटाना। कंसोलिडेशन, लैंड सीलिंग, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेंट, क्या है एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले एआई, बिचौलिए। भैया इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे जो थे बिचौलिए थे, मध्यवर्ती लोग थे, ठीक है, क्या बोल यूज कर सकते हैं, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती लोग थे, ठीक है, चाहे तो आप बिचौलिए यूज कर लो, चाहे आप मध्यवर्ती लोग यूज कर लो। तो मध्यवर्ती लोग थे, ये लोग क्या करते थे, ये किसानों से सस्ते में खेती खरीदते थे और महंगे में मार्केट में बेच देते थे। तो इनको हटाना बहुत जरूरी था क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे पैसा खा लेते थे। तो भैया इनको हटाया गया, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद जमींदारी, मारवाड़ी, रेतवाड़ी जैसे शोषणकारी लोगों को मतलब छोड़ दिया गया कि भैया आप लोग जो है खेती में नहीं रहोगे। भूमि का स्वामित्व खुद किसानों को बना दिया गया ताकि किसानों को भी फायदा हो और आम कंज्यूमर को भी फायदा हो, ठीक है। और इनसे किसानों को सुधार हुआ, सम्मान मिला, अपनी भूमि पे निवेश करने की प्रेरणा मिली। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, ये जितने भी बिचौलिए थे इंटरमीडिएट से, इनको हटा दिया गया। आगे बात करते हैं, ये एआई हो गया, ठीक है। अब सी की बात कर लेते हैं, लैंड सीलिंग। भैया हम लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीनें थी और कुछ लोगों के पास जमीनें ही नहीं थी। तो जब किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है और किसी के पास जमीनें नहीं है, तो इसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लैंड सील कर दिया। इन द सेंस, लैंड सील करने से अगर मान लो किसी के पास इतनी ज्यादा जमीन है तो इतनी जमीनें हम उससे वापस लेके गरीबों में बांट देंगे, ठीक है जी। इनको मुआवजा मिल जाएगा नो डाउट, पर भैया ये हम लोगों ने किया, लैंड सील किया। क्या ऐसा कानून बनाया जिसमें यह निर्धारित किया गया कि एक व्यक्ति के पास, एक परिवार के पास मैक्सिमम कितनी भूमि हो सकती है, अतिरिक्त भूमि को सरकार अधिग्रहण कर लेगी, ठीक है जी। इसे बोलते हैं लैंड सील। ताकि इससे क्या हो जाए, ताकि किसी एक बंदे के पास बहुत जमीन है और एक बंदे के पास कम जमीन है, ऐसा ना हो, बैलेंस रहे। आगे कंसोलिडेशन, ठीक है, खंडों का एकीकरण। भैया अभी भी होता है कई जगहों पे, लेकिन खैर अब तो कम हो गया है कि मान लो 4 बीघा जमीन है, ठीक है, तो लोग क्या कर देते हैं, उस 4 बीघा जमीन को तोड़ देते हैं कि भैया ये बड़े भाई, छोटे भाई, उससे छोटे भाई, उससे छोटे भाई, या 4 बीघा जमीन है, चारों अलग अलग कोने में ले लेंगे। अब क्या करना है इसको, इसकी प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम क्या होती है, स्मॉल होल्डिंग्स हो जाती है, खेती ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाती। तो क्या करेंगे भैया, ये जितना भी गैप है इसको खत्म कर दो, या इन सभी जमीनों को जो है एक जगह मिला दो। इसे बोलते हैं कंसोलिडेशन, खंडों का एकीकरण। इससे भी मतलब सीधी सी बात है, इससे जो है आपकी वृद्धि रहती है खेती में। क्या बोलना चाह रहा है, विरासत और जनसंख्या वृद्धि के कारण खेती छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाते हैं। यही रीजन भाईचारे की वजह से कि भाई तेरा, भाई तेरा, भाई तेरा। एकीकरण का उद्देश्य क्या था, इस बिखरी हुई भूमि को एक करना, ठीक है, जोड़कर एक नियंत्रण खेती करना, ठीक है। मशीन आसानी से चल सकती हैं, योजनाएं बन सकती हैं, जो बीज है वो अच्छे से हो सकता है और मेहनत कम लगेगी। भैया आप जो है 4 बार जाओगे, इससे चाहिए एक ही बार चले जाओगे। तो ये हमने मेन काम किया। क्लियर है, क्लियर है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग, मिलके खेती किया हम लोगों ने, सहकारी खेती किया, ठीक है। तो सहकारी खेती इन द सेंस कि भैया अब अगर आपके पास कम जमीनें हैं, आपके पास कम जमीनें हैं, आपके पास कम जमीनें हैं, तो मिलके खेती कर लेते हैं ना। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो है मतलब मेन फोकस क्या किया कि मिलके सहकारी खेतियों को प्रोत्साहन दिया कि भैया सब लोग जो है मिलके खेती करें। छोटे किसानों को अपनी भूमि, श्रम, संसाधनों को मिलाकर संयुक्त रूप से खेती करने के लिए प्रोत्साहन किया गया कि भैया मिलके खेती करोगे तो ज्यादा फायदा होगा, पैसा कम लगेगा, मेहनत कम लगेगी, प्राइस इक्वल रहेगा और प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, पैसा ही पैसा होगा। ये वाला काम जो है हम लोगों ने किया। आगे रेगुलेशन ऑफ रेंट, किराए का विनिमय को नियंत्रण करना। भैया देखो यार, बहुत किराया इन द सेंस, खेती में कौन सा किराया, खेती में भी किराया होता है। बहुत सारे लोगों के पास जो है खुद की जमीनें नहीं होती, तो जब खुद की जमीनें नहीं होती तो वो जो है किराए पे जमीन लेते हैं, वहां पे खेती करते हैं, उसका जो अनाज होता है वो जो मालिक होता है उसको भी देते हैं और अपने पास भी रखते हैं, ठीक है। तो ये होता है किराए की जमीन। तो इसके लिए भी जो है गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया कि भैया एक लिमिटेशन कर दिया कि आप इससे ज्यादा जो है किराया नहीं ले सकते, ज्यादा जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। किराएदार किसानों की सुरक्षा के लिए ऐसे कानून बनाए गए जिसमें अधिकतम किराया दर तय की गई कि भैया मैक्सिमम, मैक्सिमम फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 500 होगा, कोई 501 भी नहीं ले सकता। हाँ 400 ले सकते हो पर 501 भी नहीं होगा। तो एक मैक्सिमम डिसाइड किया कि इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। इससे किराएदारों को भूमि पे मतलब होता ना कि एक सोल्यूशन मिल जाना कि चल ठीक है यार, ज्यादा जो है हमें किराया देना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि उस गांव में उसी की चलती है तो उसने कह दीजिए 5,000 रुपए एक जमीन पे,
ठीक है, तो गवर्नमेंट ने रेगुलेशन कर रखा है कि भैया इससे ज्यादा नहीं ले सकते आप। वो जमींदारी प्रथा का एक रूप यहाँ भी पनपने लग गया था, उसको ठीक कर दिया इन्होंने, है ना। क्लियर है, ये जी था आपका ये वाला पॉइंट। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड, भैया मैंने बताया था जितना भी एक्स्ट्रा जमीन है उसको हमने बांट दिया गया, ये तो हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। यस, और हमने क्या किया, हम लोगों ने सिंचाई, मतलब ये कौन सा ये है, सामान्य कृषि सुधार, ठीक है, जनरल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म्स हमने क्या किया, हम लोगों ने प्रोवाइड किया, क्या प्रोवाइड किया, हम लोगों ने जो है कृषि सुविधाओं को प्रावधान किया, इन द सेंस कृषि सुविधाएं जो है दी गई। कृषि इन द सेंस देखो, खेती में सबसे जरूरी है सिंचाई, क्या जरूरी है भैया सबसे ज्यादा, सिंचाई। तो हम लोगों ने जो है सिंचाई सुविधाएं दी कि भैया पानी जो है खेती में पहुंचना चाहिए, चाहे ट्यूबवेल से पहुंचे, चाहे जो है नहरों से पहुंचे, चाहे जो है कैसे भी पहुंचना पड़े, पर किसानों के पास पानी पहुंचना चाहिए, क्योंकि अच्छी पानी पहुंचेगा तभी जो है अच्छा अनाज हो सकेगा। तो हम लोगों ने सिंचाई व्यवस्था अच्छी की, सूखा ना पड़े, ताकि हम लोगों ने जो है रेगुलेटेड मार्केट किया, इन द सेंस विनियमित बाजार, कि भैया आपने खेती भी कर ली, सारे हर्डल्स जो है पार कर लिए, लेकिन एंड में जाके बाजार ही नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया कि भैया बाजार भी हम दे देंगे, जैसे रुतवाड़ी बाजार, बिग बाजार, ठीक है, एक और एक दो बाजार आप कमेंट करके बताओ कि इस टाइप के बाजार रेगुलेटेड मार्केट जो गवर्नमेंट हैंडल करती है वो कौन कौन से बाजार थे, कम से कम 2 बताना। आंध्र प्रदेश में कौन सा बाजार है वो जरा मुझे बताना, ठीक है जी। तो भैया ये जो है बाजार बनाए गए गवर्नमेंट ने, ताकि जो है किसानों अपना सामान जो है वो एक जगह पे जाके बेच सके सही कीमत पे, ये हमने किया, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी, जो अभी हमने बताया ना सहकारी खेती करेंगे, तो सहकारी खेती के लिए गवर्नमेंट ने भी एजेंसी बना दी कि अगर आप नहीं सहकारी कर पा रहे तो ये गवर्नमेंट एजेंसी है, यहां जाके मिलकर खेती कर लो। तो हमने ये भी किया कि गवर्नमेंट ने एजेंसी बना दी कि भैया सहकारी सब लोग जो है मिलकर खेती करो, एक समिति बनाई गई कि भैया मिलकर जो है खेती करोगे, इससे बिचौलिए कम हो जाएंगे, आत्मनिर्भरता जो है सिर्फ आप ही को सब कुछ करना है वो कम हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, नबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ नबार्ड कब बना, ठीक है। नबार्ड हो, रीजनल रूरल बैंक हो, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक हो, जितने भी बैंक्स थे इनका मेन काम ये था कि भैया किसानों को किसी भी तरीके से पैसा मिले, क्रेडिट फैसिलिटीज दी गई, ताकि जो है किसान खेती कर सके, सिंचाई व्यवस्था ला सके, पानी बीज सब ला सके। तो किसानों को जो है किसी भी तरीके से पैसा मिल जाए, ये भी जो है हमारा एक और मोटिव था, और बेस्ट दैट्स इट, यही हमारे मोटिव थे, ठीक है जी, सब्सिडी वब्सिडी देना। अब डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, भैया ग्रामीण गांव में सड़कें होनी चाहिए, गांव में बिजली होनी चाहिए, गांव में जो है प्रॉपर सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए। ये अगर आपने ये नहीं किया तो भैया खेती करके क्या फायदा जब वो रोड तक लेके नहीं जा पा रहे। तो हमने लोगों ने जो है, और इवन हम लोगों ने जो है जहां पे वो लेके जा रहे हैं वहां प्रॉपर तरीके से स्टोरेज फैसिलिटीज, ठीक है जी, भंडार गृह जो है बाजार तक पहुंचने के लिए साधन, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इन सब पे भी काम किया ताकि ये सब भी जो है अच्छे से हो सके, ठीक है जी, ठीक है जी। अब पीएसपी, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। पीएसपी मतलब बोले तो क्या, इंडिया ने जो है फोकस किया कि किसी भी तरीके से एट एनी हाउ सरकार जो है आम किसानों को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे सके। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कि आपकी खेती जो है 10 रुपए में बिकती है, तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि भैया आपकी खेती 10 रुपए में बिक जाए, नहीं बिकेगी तो गवर्नमेंट खरीद लेगी, ठीक है। तो पीएसपी, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी जो है ये गवर्नमेंट ने निकाला है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं इसे। तो ये जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले था इसके ऊपर। खैर अभी इंडिया में जो है कुछ प्रोटेक्ट भी चला था इसके ऊपर, ठीक है, पर खैर ये पीएसपी एमएसपी है अभी भी। भंडार और गोदाम सुविधाएं, इन द सेंस हम लोग जो है आपको प्रॉपर जो है स्टोरेज फैसिलिटीज देंगे, ताकि आपका खेती, आप बिहार से दिल्ली लेके आ रहे हो, आपने कहा बिचौलिया खत्म हो जाए, तो बिहार से दिल्ली लेके आ रहे हो, दिल्ली में रखूंगा कहां, इसके लिए प्रॉपर जो है स्टोरेज फैसिलिटीज जो है हम लोगों ने आपको दिया है, ठीक है जी। अब आता है लास्ट टॉपिक इस एग्रीकल्चर का, इसका इंडस्ट्री आने वाला है, फिर जो है फॉरेन ट्रेड आने वाला है, अभी है टॉपिक बहुत ज्यादा। हाँ, तो भैया अब कहानी क्या है, कहानी यह है कि इंडिया में 2 फेजेस में ग्रीन रेवोल्यूशन है। पहला फेज जो था 1960s का फेज था, मिड ऑफ 1960, और दूसरा फेज जो था मिड ऑफ 1970s का था, हरित क्रांति। हरित क्रांति भैया ये क्या था, दुनिया में, वर्ल्ड में हरित क्रांति नॉर्मन सॉस्कॉफ ने किया था, ठीक है, जैसे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। इंडिया में जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे एमएस स्वामीनाथन। तो एमएस स्वामीनाथन ने इंडियन बीज को मैक्सिको के बीजों के साथ मिला के एक हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बनाए। ये कहा गया कि भैया इससे जो है क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, इससे जो है क्वांटिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन हुआ ये
कि जो रिजल्ट निकला उसने सबको हिला के रख दिया। कैसे भैया, जो भी रिजल्ट निकला वो बहुत ज्यादा जो है अच्छा हो गया। अच्छा इन द सेंस कि भैया गेहूं और चावल ये इतना ज्यादा हो गया, क्या दे रखा है भैया, गेहूं चावल का जो है बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होने लग गया, लोगों को लाभ मिलने लग गया। तो जो पहला फेज था, फेज 1 आंशिक क्रांति, ठीक है, क्या हुआ इसमें, केंद्रीय क्षेत्र क्या थे, केंद्रीय क्षेत्र कुछ ही थे, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। सर क्यों क्यों? ऑब्वियस सी बात है कि भैया अगर मैं कहीं उड़ीसा जाता हूं या कहीं ऐसी जगह जाता हूं जो उस वक्त पिछड़ा हुआ था, तो भैया प्रॉब्लम ये होगी ना कि मैं उसको कहूँ कि ये लो जी HYV सीड्स, ठीक है, इसका जो है इस्तेमाल करो, वो कहेंगे जी मालिक खाना दे दो। तो वहां पे बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है। तो इससे अच्छा ये है कि एक ऐसी जगह जाओ जहां पे क्या हो, एक ऐसी जगह जाइए जहां पे एटलीस्ट बैलेंस तो रहे। बैलेंस बोले तो भैया जहां पे लोगों के पास पैसा हो, वो अपनी खेती कर सकते हो, तो उनको ये बीज देंगे तो वो डेवलप हो जाएंगे। कौन सी जगह है वो? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है जी, मतलब वही हरियाणा और पंजाब से टच हुआ मेरठ और टाइप में, ठीक है। तो ये जो है गेहूं का सबसे गेहूं और चावल, ठीक है, गेहूं और चावल को जो है सबसे ज्यादा फायदा हुआ इसमें, ठीक है जी, पहले फेज में। विशेषताएं, HYV बीजों का परिचय हुआ, सिंचाई और सब्सिडी के बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश किया गया। इन द सेंस भैया गवर्नमेंट ने मिड ऑफ 1960 में बहुत बड़े लेवल पे जो है खेती पे फोकस किया। इसमें कौन प्रधानमंत्री थे उस समय? इस वजह में 2 प्रधानमंत्री थे, एक लाल बहादुर शास्त्री जी और एक इंदिरा गांधी जी, ठीक है जी। आगे मशीनीकरण, MSP, इन सबको जो है इंपैक्ट में लाया गया। गेहूं के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी होती है। क्या प्रॉब्लम है कि जब हमने 3-4 स्टेट्स में यूज किया है तो बाकी स्टेट्स का क्या? यस, बाकी स्टेट्स में पिछड़ापन हो जाता है क्योंकि वहां पे HYVC का इस्तेमाल नहीं किया गया था। आगे फेज 2 की बात करें भैया, इसमें क्या किया गया? इसमें और बीजों में भी इस्तेमाल किया गया, इसमें और क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया गया। आंध्र प्रदेश तक फैला, मध्य भारत तक फैला, ठीक है, गुजरात, असम, इन सब जगहों तक फैला। तो तकनीकी सुधार किया गया। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों पे जो है ये चीज फैली और धीरे धीरे चावल, गेहूं के साथ साथ और भी फसलों में जो है इसका उत्पादन किया गया, ठीक है जी। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन था। इसकी विशेषता क्या रही कि भैया बहुत बड़े लेवल पे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, उर्वरक इसका इस्तेमाल किया गया। गवर्नमेंट ने बहुत बड़े लेवल पे जो इसमें निवेश किया। प्रभाव क्या पड़ा कि भैया अधिक राज्यों में पहुंचा, खदान संकट जो है धीरे धीरे कम होता चला गया, भारत जो है आत्मनिर्भर बनता चला गया, ठीक है जी, क्लियर है। हरित क्रांति की विशेषता मैंने बताया कि भैया HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उच्च गुणवत्ता वाले सीड्स जो है डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद रासायनिक उर्वरक, इन द सेंस केमिकल, ऑर्गेनिक और केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब चीजों का जो है इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लग गया, ठीक है जी। सिंचाई सुविधाएं हो गई, खेती में मशीनीकरण आ गया, और भैया सरकारी समर्थन मिलने लग गया कि भैया गवर्नमेंट ने भी जो है इन सब चीजों पे ध्यान देना शुरू कर दिया। बस दैट्स इट। दैट्स इट बोले तो ये हमारा एग्रीकल्चर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है जी। अचीवमेंट्स हमने पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए मैं बता दो? खदान आत्मनिर्भरता बन गया, किसानों की आय वृद्धि हो गई, इसके साथ साथ भैया कृषि जो है एक मजबूत श्रेणी बन गया, इन द सेंस कृषि भी जो है एक अच्छी जगह दिखने लग गया, ठीक है जी। लिमिटेशंस, कुछ क्षेत्र पिछड़ गए, कुछ क्षेत्रों को लाभ नहीं मिला, छोटे किसान जो है बहुत ज्यादा परेशानी में हो गए, जिन्होंने HYV खरीदने के पैसे नहीं थे या उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो वो लोग जो है और पिछड़ गए, ठीक है जी। स्वतंत्रता के अब यहाँ पे क्या आ गया भैया? यहाँ पे आ गया आपका सेकंड लास्ट टॉपिक कि आजादी के बाद हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कैसा था, ठीक है। अब आजादी के बाद अगर हम बात करें, स्वतंत्रता के बाद हमारा उद्योगिक क्षेत्र, तो ये ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। मतलब देखा जाए तो उद्योग बहुत ज्यादा थे नहीं। इंडिया में एक टिस्को था, टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, 1960 में बना था ये, जमशेदजी टाटा जी के उसके माध्यम से। इसके अलावा कुछ एक आध चीनी मिल थे, एक आध कुछ कपड़ों के मिल थे, कपास उपास के थे। तो बहुत बड़े लेवल पे हमारा इंडस्ट्री जो थी वो डेवलप तो नहीं कर रही थी। इसके पीछे की वजह थी कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, कैपिटल, लोगों के पास पैसा नहीं था, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं था, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करना हर कोई करता है, लेकिन ऐसे इन्वेस्टमेंट करना जो सिर्फ देश के लिए फायदा हो, पैसे किसके पास है? इन इन्वेस्टमेंट की कमी थी। अब जब कमी थी तो भैया कुछ तो ठीक करना पड़ेगा। तो ये हमारे इंडस्ट्रीज ने काफी स्ट्रगल किया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने काफी हद तक ठीक किया। ये देखते हैं क्या चीज है। आ जाओ भैया, टॉपिक आएगा यहां से। यस, सरकार ने औद्योगिकरण विकास के लिए सीधा हस्तक्षेप क्यों किया? अगर हम देखें तो इंडिया ने सबसे पहले पब्लिक सेक्टर को चूज किया।
पब्लिक सेक्टर बोले तो, पब्लिक सेक्टर बोले तो कि भैया जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, उद्योग थी, गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट अपने हाथों में ले लिया है। ये तो गलत बात है, गवर्नमेंट जानबूझ के किया होगा ये, वही तो सवाल है। सवाल क्या है? सरकार ने औद्योगिक विकास में सीधा हस्तक्षेप क्यों किया, गवर्नमेंट ने इंटरफेयर क्यों किया, हमने प्राइवेट लोगों को क्यों नहीं दिया? इसके पीछे की वजह है ले लो जी। सर क्या है ये ले लो जी? आइए देखते हैं। सबसे पहला लैक ऑफ कैपिटल। भैया पूंजी की कमी है, पैसा नहीं है, ठीक है कर लो जाओ डेवलपमेंट, पैसा है, मशीनें हैं, नहीं है तो गवर्नमेंट तो करेगी ना। तो भैया औद्योगिकरण के लिए भारी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। 1947 में टाटा बिरला जैसे उद्योगों को छोड़ दिया जाए तो यही थे, इसके अलावा कोई था ही नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर जो है बेसिक लेवल पे, निजी लेवल पे जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर की कमी थी, सरकार को इसलिए आगे आकर सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेश करना पड़ा, पीएसयूएस यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाने पड़े। और भैया लो इन द सेंस लो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, मैंने बताया एक ना चक्र चलता है, चक्र इन द सेंस सबसे पहले भैया देखो इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, डिमांड ज्यादा तो भैया सो कॉल सेल ज्यादा, सेल ज्यादा तो इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा, ये सब लाइन चलती है। पर अगर भैया इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो क्या होगा? आय कम, आय कम डिमांड कम, डिमांड कम बाजार कम हो जाएगा, बाजार कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो भैया लो इनकम, लो डिमांड, लो इन्वेस्टमेंट, लो प्रोडक्शन, ठीक है, अगेन लो इनकम। इससे बचने के लिए एक बिग पुश करना पड़ेगा, एक इन्वेस्टमेंट बड़ी करनी पड़ेगी ताकि हम जो है इससे बाहर निकल सके। तो हमारी जो है लो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट था, निवेश के लिए कम प्रेरणा थी। आगे अब उसके बाद जी इन द सेंस ग्रोथ विथ इक्विटी, हमें जो है सामाजिक कल्याण करना था, समाज का भला करना था। प्राइवेट सेक्टर आते तो समाज का भला नहीं करते, तो ये भी एक वजह थी ताकि गवर्नमेंट ने जो है इंटरफेयर किया। क्या बोलना चाह रहा है? स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार ने समाजवादी दृष्टिकोण अपनाया कि भैया सब कुछ जो है अपने हाथों में, बड़ी बड़ी चीजें अपने हाथों में लेना सोचा कि भैया हम सब कुछ करेंगे, हम लोग रोजगार देंगे, हम लोग असमानताएं कम करेंगे, हम लोग संपत्ति का एकीकरण जो है मतलब सिर्फ एक ही बंदे के पास संपत्ति रहे उसको खत्म करेंगे, ठीक है, समानता फैलाने का काम इन्होंने किया। अब इसके बाद सुनना बहुत ध्यान से, इसके बाद 1956 में आता है आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इसमें मेन बात थी क्या कि इंडस्ट्रीज को 3 इसमें बांटा गया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए जिसमें सारी जो है हैवी इंडस्ट्री होंगी, मेन इंडस्ट्री होंगी, ठीक है। उसके बाद इसमें मेन इंडस्ट्री होंगी, उसके बाद जो है इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगी। सारी इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट ने, जितनी भी मेन हैवी इंडस्ट्री थी गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया। इसके बाद जितनी भी सेकेंडरी मेन थी उसने गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का रोल प्ले कर दिया, और जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो सारी प्राइवेट लोगों के हाथों में दे दिया। ये मेन बात थी आईपीआर की, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 की, ये मेन बात थी, ठीक है, बहुत मेन बात थी। अब आगे बात करते हैं, क्या थी भैया? औद्योगिक नीति प्रस्ताव, ठीक है, 1956 आईपीआर इसे बोलते हैं, याद रखना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मार्ग चुना, बताया मैंने, जहां पे सब कुछ जो है गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर लेकर करेगी, ठीक है, जहां पे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर काम करेंगे, लेकिन औद्योगिकरण विकास में की दिशा को देने के लिए क्या है, अनियंत्रित पूंजीवादियों से बचने के लिए, इन द सेंस कि भैया अगर हमने प्राइवेट लोगों के हाथ में छेड़ दिया तो वो तो फिर अपना भला करेगा ना, तो अनियंत्रित पूंजीवादियों से बचने के लिए सरकार ने 1956 में एक औद्योगिक नीति प्रस्ताव पेश किया, ठीक है, जो भारत के मेन औद्योगिक योजना बन गया 1991 तक तो एटलीस्ट। क्या था इसमें, क्या था भैया इसमें? कहां गया ये रहा। सबसे पहला हम लोगों ने जो है 3 स्टडी, जैसे मैंने बताया 3 स्तरों में बांट दिया। क्या रहा ये बता दो भैया। सबसे पहला जो है शेड्यूल ए, इसमें क्या किया, ये उद्योग केवल सरकार द्वारा स्वामित्व में होंगे, सारा उद्योग गवर्नमेंट खुद देखेगा, ये मेन रखा गया। जैसे परमाणु ऊर्जा, रेलवे, ये क्या लिख रखा रेलवेज, ठीक है, रेलवे रेलवेज, ठीक है, रक्षा इन द सेंस डिफेंस सिक्योरिटी, ये सब जो है गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, ये इधर कैसे आएगा, शायद यहां से आ जाए, चलो लेट इट बी, इधर कर लेते हैं। हाँ, इसके बाद शेड्यूल बी में क्या रहा, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों रहे, प्राइवेट का सेकेंड रोल, गवर्नमेंट का मेन रोल। ये सार्वजनिक और निजी दोनों लोगों के हाथ में रहा, जैसे उर्वरक, खनन,
मशीन उपकरण, ठीक है, इन सब चीजों पे जो है गवर्नमेंट प्राइवेट ने दोनों का काम किया। थर्ड आया क्या, थर्ड आया स्मॉल स्केल, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, जो जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, लघु उद्योग जैसे वस्त्र उद्योग, ठीक है, खाद्य वाद में उपभोक्ता वस्तु है, इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट लोगों को दे दिया, तुम कर लो। ये जो है आईपीआर की मेन 3 बातें थी, मैंने आपको जो ट्रायंगुलर बना के दिखाया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, ठीक है जी। आगे बात करते हैं और क्या किया हम लोगों ने भैया, हम लोगों ने लाइसेंस राज लेके आए, यही लाइसेंस राज जो 1991 में खत्म हुआ, ठीक है, एलपीजी के द्वारा, आगे आएगा बताऊंगा कभी। तो भैया लाइसेंस राज लेके आए कि भैया क्या बनाओगे, कहां बनाओगे, कितना बनाओगे, पूछ के बनाओगे, क्या क्या बनाओगे, कहां बनाओगे, कितना बनाओगे, पूछ के बनाओगे। तो भैया लाइसेंस राज लेके आए कि भैया नो लाइसेंस नो इंडस्ट्री, ये आपका टैगलाइन था कि भैया लाइसेंस लाना पड़ेगा। निजी क्षेत्रों को नियंत्रण करने के लिए, एक अधिकार से बचने के लिए हम लोगों ने जो है लाइसेंस लगाया। लाइसेंस मतलब क्या, कि अगर आपको नए उद्योग बनाने हैं, अगर आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, या आपको जो है नई नई डिफरेंट चीजें लेके आनी है, या जगह भी चेंज करनी है, अलग अलग जगह जानी है, तो इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए, आपको लाइसेंस चाहिए, ठीक है। तो ये किया गया। आगे और क्या किया गया भैया, लाइसेंस का उद्देश्य वही था कि भैया ऐसा ना हो कि सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, इन 4 जगहों पे जो है सिर्फ डेवलपमेंट हो सके, बाकी क्षेत्रों में भी हो सके, तो भैया इसलिए लाइसेंस बनाया गया, मेन काम ये था इसका। इसके साथ साथ भैया बहुत ज्यादा शहरीकरण ना हो, इसलिए बनाया गया था कि लाइसेंस ले लो भैया, गांव में आपको लाइसेंस दे देते हैं, इसलिए बनाया गया था। आगे दूसरा, कम विकसित क्षेत्रों में उद्योग के निवेश के लिए प्रोत्साहन करने के लिए आईपीआर 1956 में विशेष रूप से निजी क्षेत्रों के लिए क्या किया, कर अवकाश दिया, टैक्स हॉलिडे। मतलब अगर आप इंडस्ट्री खोलते हो गांव में, 2 साल टैक्स मत देना, जाओ, है जी, हाँ जी, हाँ जी। सोचो ये क्या किया गया, ताकि गांव के लोगों का विकास हो सके, उस एरिया का विकास हो सके, ठीक है जी। सब्सिडी वाली बिजली दे दी, परिवहन फ्री कर दिया ऑलमोस्ट, ठीक है, बुनियादी ढांचे की सहायता कर दी कि हम आपकी छोटी इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प कर देंगे। तो ये जो था आईपीआर में मेन मेन बातें कही गई। इसके अलावा और क्या कही गई भैया, और क्या कहा गया, सामाजिक न्याय के साथ वृद्धि होगी, ठीक है, आपका सोशल वेलफेयर भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा। इसका लक्ष्य था कि कुछ हाथों में संपत्ति ना रहे, गरीबों और युवाओं के लिए भी रोजगार मिले, ठीक है, पिछड़े क्षेत्रों में भी जो है उनका उत्थान हो सके, उनका विकास हो सके, और भैया विकास में वृद्धि हो सके। तो ये जो है इन लोगों का मेन फोकस था कि एट एनी हाउ हमें जो है इक्वालिटी लेके आनी इंडस्ट्रीज में, सिर्फ एक जगह पे इंडस्ट्रीज ना हो, सिर्फ गरीब जो है इंडस्ट्री से, मतलब अमीर जो है इंडस्ट्री को यूज ना करे, गरीबों का भी जो है उसमें फायदा हो, ये इसमें बात कही गई। आगे आगे आईपीआर 1956 में नेहरू ने समाजवादी दृष्टिकोण को प्रेरणा ली। इससे उनका समावेश था कि भैया हम लोग जो है राज्य स्वामित्व करेंगे, गवर्नमेंट जो है अपने कंट्रोल में रखेगा बहुत सारी चीजें, उपभोक्ता में निजी उद्यम जो है दिमाग लगा लेंगे, ठीक है, सभी सरकारी नियमों के साथ होगा। मतलब अंतिम लक्ष्य क्या था कि हर घर, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में जो है सरकार अपनी फायदे दे पाए। अब कितना दे पाए, कितना दे पाए, उसको तो अलग बहस का मुद्दा हो जाता है, लेकिन स्टिल, ठीक है, ये इनका मेन फोकस था, ठीक है जी। इस अब यहां पे टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, एक नया टॉपिक आता है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, उस टॉपिक का नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कि भैया आजादी के टाइम पे हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसी थी, क्या रोल प्ले रहा, एक बार उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता के समय भारत एक श्रम अधिशेष और पूंजी अभावग्रस्त अर्थव्यवस्था थी, इन द सेंस भैया बहुत ज्यादा जो डेवलपमेंट नहीं था हमारा। तो हम लोगों को जो है एक ऐसा बंदा बनाना पड़ेगा, एक ऐसी इंडस्ट्रीज खोलनी पड़ेगी जो लोगों को रोजगार दे सके। तो कार्वे कमेटी बनी है, क्या बनी भैया, एक कार्वे कमेटी बनी, या एग्जाम में आते, ध्यान रखना, कार्वे कमेटी नाम ऐसे याद रख लेना। 1955 में कार्वे कमेटी बनी। इसका मेन उद्देश्य यही था कि भैया गांव गांव में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु उद्योग खोले जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, ठीक है जी, ग्रामीण लोगों को रोजगार मिल सके, ये इसका मेन फोकस था, ठीक है। सबसे पहले क्या किया गया, 1951 में 5 लाख से कम जिसकी निवेश होगी, ठीक है, वो जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज में आएगा। बाद में 1 करोड़ हो गया, आज के टाइम पे 10 करोड़ से 50 करोड़ तक टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है, ये जो है आज के टाइम पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आता है। सो 50 करोड़ टर्नओवर, अरे कुछ नहीं होता 50 करोड़ इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्री एक दुकान नहीं है, इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये जो है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आता है। अब 1955 में बताया कार्वे समिति बनाया गया, कार्वे कमेटी, ठीक है। कार्वे कमेटी का मेन काम क्या था कि भैया इन्होंने ही बताया, मेन यही बंदे थे जिन्होंने जो है मोटिवेट किया, रिपोर्ट पेश की कि भैया हमें स्मॉल इंडस्ट्रीज को खोलना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, ठीक है। तो कार्वे कमेटी कब बनी, 1955, एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है। मेन फोकस क्या था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था, ठीक है।
और बस वही सेम चीज है कि भैया पहला उद्देश्य क्या होगा कि श्रम प्रधान होगी है, क्योंकि स्मॉल है तो भैया इंडस्ट्रीज में वो तो आएगी नहीं, मशीनें तो आएंगे नहीं, तो किसान लोग करेंगे या श्रम मजदूर लोग करेंगे, या मजदूर लोग करेंगे तो क्या होगा, उनको रोजगार मिलेगा। ठीक है, लघु उद्योग बड़े उद्योगों की तुलना में अधिक श्रम और कम पूंजी का यूज होता है। इन द सेंस एक तो लेबर ज्यादा लगेगी, मशीनें कम लगेंगी, इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, तो फायदा ही फायदा है ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। ये इसका मेन फोकस था। आगे बात करते हैं सॉरी, स्थानिक लचीलापन। भैया आप बड़ी इंडस्ट्रीज खोलने के लिए बहुत बड़े बड़े जगह चाहिए, लेकिन छोटी इंडस्ट्री खोलने के लिए कहीं नहीं चाहिए, कहीं भी खोल लो यार, कहीं भी खोल लो, तो लचीलापन बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है, छोटे इंडस्ट्रीज खोलने में। ठीक है, आगे बात करते हैं, उद्योगों के लिए सरकारी सहायता। इन द सेंस भैया जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खुलेंगी उनको जो है हम लोग क्या करेंगे, उनको जो है हम लोग फैसिलिटीज देंगे। ठीक है, हम चाहे नाबार्ड के थ्रू हो, चाहे डेवलपमेंट बैंक के थ्रू हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट की बात हो, इन सब चीजों में जहां भी आप पैसा लगा रहे हो उस इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी, टैक्स कम लगाएगी, गवर्नमेंट जो है आपको मतलब सो कॉल्ड फायदा देगी कुल मिला के। ठीक है, लाइसेंस नहीं लगाना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट करेगी इस चीज के लिए। लास्ट टॉपिक वो है ट्रेड, व्यापार, कि आजादी के टाइम पे और आजादी के बाद हमारा व्यापार कैसा रहा। जैसे आपको पता है कि आजादी से पहले हम सिर्फ और सिर्फ कच्चा माल बेचते थे, वो भी कहां बेचते थे, ब्रिटेन में बेचते थे। ठीक है, एक्सपोर्ट ज्यादा था पर रॉ मटेरियल ज्यादा था। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने आजादी से पहले पढ़ी, लेकिन आजादी के बाद हमारा व्यापार कैसा रहा उस पर बात करते हैं। तो हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी अपनाई जिसका नाम था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या था कि भैया हम लोग जो है बाहर से चीजें ना मंगा के खुद बनाएंगे। एक बहुत अच्छा फनी एग्जांपल है कि हमें माइकल जैक्सन नहीं चाहिए, हमारे पास माइकल जैकिसन है मतलब क्या है, मतलब यह है कि भैया हम लोग जो है बाहर की चीजें ना मंगा के खुद जो है बना लेंगे, उसे बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, तो आय प्रतिस्थापन की रणनीति ये था कि भैया हम लोग जो है विदेशी निवेश को कम करेंगे, अपनी चीजों पे ज्यादा फायदा करेंगे। ठीक है जी, वहां से चीजें कम मंगाएंगे। ठीक है जी, ये इसका मेन था। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी या अंदर अमुख व्यापार रणनीति, कि भैया अंदर की तरफ जो है हम डेवलपमेंट या व्यापार करें। ठीक है जी, ये इसका मेन फोकस था। आगे बात करते हैं हम लोगों ने इससे क्या किया, क्या फायदा रहा। इससे जो है फॉरेन जो हमारा एक्सचेंज था वो बचा। ठीक है, ये हमारा मेन मोटिव था कि फॉरेन एक्सचेंज बचना चाहिए, कि पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। तो स्वतंत्रता के बाद विदेशी मुद्रा बहुत सीमित हो गई थी। ठीक है, बहुत कम थी हमारे पास, तो हम लोगों को बचाना था तो भैया मेन चीजें ही बाहर से मंगाओ, बाकी सब चीजें खुद बना लो। ये हमारा मेन एजेंडा था ताकि पैसा बच सके। आगे बात करते हैं भैया, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अगर बाहर की इंडस्ट्री आएगी तो भैया घरेलू इंडस्ट्री को जो है नुकसान होगा, तो इसलिए भी जो है हम लोगों ने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इस पे फोकस किया, आयात क्या कहते हैं उसे, प्रतिस्थापन पे, है ना। तो भैया ये जो है हमने मेन फोकस किया कि हम लोग जो है बाहर पे अगर मंगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर अंदर करेंगे तो हमारे डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है, घरेलू इंडस्ट्री, वो भी बची रहेगी। इसके साथ साथ हम आत्मनिर्भर बनेंगे भैया, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जेम्स वाला, याद है ना, जेम्स, GEMS, तो जो एस है ऑब्जेक्टिव है वो भी हमारा जो है पूरा हो जाएगा अगर हमने ये वाला काम कर दिया तो। उसके अलावा भुगतान शेष, इन द सेंस अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आप कभी 12th में पढ़ोगे, इसका मतलब ये कितना पैसा बाहर देना है, कितना पैसा हमें पास आना है। हमेशा भुगतान शेष में घाटा होता है क्योंकि हम ज्यादा पैसा बाहर देते हैं। एटलीस्ट घाटा कम हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता फायदा हो जाएगा, पर कम तो नुकसान होगा, ज्यादा मंगाएंगे नहीं तो ये हमारी जो है मेन फोकस रहा। ठीक है, आयात प्रतिस्थापन का, ये भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, PMA पेपर में आएगा आयात प्रतिस्थापन। ठीक है, दोबारा देख लो, आयात प्रतिस्थापन वह नीति है जिसमें उन वस्तुओं का घरेलू उत्पादन किया जाता है जिन्हें पहले हम भारत बाहर से आयात करता था। इसका उद्देश्य क्या होता है, विदेशी उत्पादन पर निर्भरता को कम करना, सीमित विदेशी मुद्रा का यूज करना, मतलब ज्यादा पैसा ना लगाना। ठीक है, और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना, ये पेपर में आता है भैया, ध्यान रखना, एग्जाम में आता है। निर्यात प्रोत्साहन, कि भैया एक और चीज करो, क्या कि आप जो है ज्यादा चीजें बाहर भेजने की कोशिश करो। ठीक है, निर्यात करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये निर्यात प्रोत्साहन का जो है भारतीय वस्तुओं को वैश्विक बाजारों में बेचना, तो एक तो मंगाओ कम और बेचो ज्यादा, ये हमारा ट्रेड का मेन फोकस रहा। ठीक है जी, उसके बाद डिफरेंस क्या था कि आयात कम करने से विदेशी मुद्रा में बचत होगी और निर्यात करने से जो है आपके पास मुद्रा आएगी, ये हमारा मेन मोटिव रहा ट्रेड वाले में। ठीक है जी, अब चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। 1950 से लेके 1990 तक
इकोनॉमी ने जो भी पॉलिसीज अपनाई उसका क्या फायदा रहा, कितना फायदा रहा, कितना किसको मिला, उस पर बात कर लेते हैं एक बार। तो रणनीति पे बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं ने काफी फायदा किया। ठीक है, क्या क्या फायदा किया भैया? हम लोगों ने जो है पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस बढ़ गया, मतलब देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर हर जगह दिखने लग गया। उन्होंने कहा था हम मिक्स करेंगे, बैलेंस में रहेगा, पर 1950 से लेकर 1990 तक बैलेंस में नहीं रहा। वो तो बाद में हमें 1990 के बाद एलपीजी लेके आए तो हम लोग उसको ठीक किया। इसके अलावा निजी क्षेत्रों की सीमित भूमिका हो गई, प्राइवेट सेक्टर बहुत कम हो गए। ठीक है, नाम मात्र के हो गए। तो ये जो है एक बहुत कमी रही, क्योंकि बाद में इसको ठीक किया गया ना, आज भी तो प्राइवेट सेक्टर बराबर लेवल पे है। तो ये जो है हमारी कमी रही। ठीक है, इसके बाद आयात प्रतिस्थापन ने बहुत फायदा किया हम लोगों को। प्रतिस्पर्धा जो है हमने प्रोटेक्ट किया इंडिया को कि हम लोग जो है कंपटीशन नहीं करेंगे विदेशों से। पर खैर आज भी तो हो ही रहा है ना, आज भी लोग बर्गर सिंह को बर्गर किंग से कंपेयर कर रहे हैं ना। तो वो प्रतिस्पर्धा हम लोगों ने बचने की कोशिश की। हमें लगा कि हमारी इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं, हमारी इंडस्ट्रीज और ग्रो हुई उसके बाद। ठीक है जी। इसके बाद बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिला, जितनी भी लार्ज इंडस्ट्रीज थी, हमने स्मॉल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया। इसके बाद हम लोगों ने जो है स्ट्रक्चरल ग्रोथ हुआ, हमारा जीडीपी देखा जाए तो 13% से बढ़ के 24% हुआ, जो अच्छी बात है। औद्योगिकरण में वृद्धि हुई, इंडस्ट्री डेवलप्ड हो गई, पहले बहुत कम थी, आजादी से पहले तो था ही नहीं, तो बहुत कम थी, उसको ठीक किया हम लोगों ने। ठीक है जी। हमने पब्लिक सेक्टर को अच्छा किया, हम लोगों ने हरित क्रांति में अच्छा किया, HYV सीड्स लेके आए हम लोग। ठीक है जी। बुरे प्रभाव क्या रहे? कहीं ना कहीं अमीर गरीब के बीच का गैप बढ़ गया। गवर्नमेंट सेक्टर ने जो इतना अच्छे से काम नहीं किया, लाइसेंस राज ने जो है बहुत ज्यादा जो है कमियां कर दी, कि जो करना चाहते, जिनके पास कैपेबिलिटी थी, जो इंडस्ट्रीज अच्छा कर सकते थे, लाइसेंस की वजह से वो नहीं कर पा रहे थे। भ्रष्टाचार फैलता चला गया, प्रतिस्पर्धा की कमी हो गई, आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है, सिर्फ बबूल या सॉरी सिर्फ लाल दंत मंजन यूज करोगे आप। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है बस, मतलब एग्जांपल इन द सेंस की एक कहावत है जो आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये कि प्रतिस्पर्धा की कमी होगी, कंपटीशन कमी हो गई। ठीक है, निर्यात प्रोत्साहन की उपेक्षा की गई कि भैया हम लोग जो है बहुत ज्यादा भेजेंगे बाहर, पर जब है ही नहीं भेजने को, क्या भेजोगे? ठीक है जी, बस दैट्स इट गाइस। तो ये आपका आज की क्लास थी। होमवर्क में अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ दो चीजें करनी है। क्या? एक तो मुझे बताना है कि 1907 में कौन सी इंडस्ट्री बनी, क्या बनी है 1907 में, कौन सी इंडस्ट्री बनी, पहला। दूसरा मुझे बताओ आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्या था 1956 में। ठीक है, तीसरा मुझे बताओ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, निर्यात प्रतिस्थापन क्या था। ठीक है, आयात प्रतिस्थापन। ठीक है, तो ये जो है मुझे बताइए, इसका मुझे बताइए कि रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स क्या क्या रहे। ये सब जो है आप कॉपी में लिख के आइएगा, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। डेट्स इट गाइस, यही था आपकी आज की क्लास, एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर, 1 घंटे का लेक्चर बहुत मजेदार लगा होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। बाय गाइज।